गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री का 15वां क्लास लेकर आया हूं और यह इसमें जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जखीरा प्रस्तुत कर रहा हूं और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 5वां क्लास है। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में शुरू से अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन को जो है से आप समझें, उसका जो हम विश्लेषण करेंगे उसको जो है से ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जो है से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे देखिए क्रियाशीलता जो है, तो क्रियाशीलता के बारे में जो है से क्या है कि पीटी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्या, बाएं से दाएं अगर जाइएगा पीरियोडिक टेबल में, तो बाएं से दाएं जाइएगा तो आप जो है से अधातु के वर्ग में जाने लगे, धातु से अधातु की तरफ आप जाने लगे। तो अधातु जो है से ज्यादा क्रियाशील होता है। बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज जो है से आप धातु से अधातु की ओर आप जा रहे हैं, अधातु की ओर जा रहे हैं। बात समझिए, अगर मान लिया कि पीटी में बाएं से दाएं आप जा रहे हैं तो धातु से अधातु के तरफ आप जा रहे हैं, तो अधातु जो है से ज्यादा क्रियाशील होता है। अधातु क्या है, यह जो है से ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा क्रियाशील। तो इसका मतलब है कि क्रियाशीलता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट क्रियाशीलता बढ़ता है। क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है से मान लिया कि टॉप से बॉटम अगर जाइएगा, टॉप से अगर बॉटम मान लिया कि जाइएगा, क्रियाशीलता के बारे में आइए टॉप से बॉटम। दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्रियाशीलता। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो देखिए अगर धातु का वर्ग है, धातु का वर्ग आइए, धातु का वर्ग, तो धातु का वर्ग का मतलब आप समझिएगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सब धातु का वर्ग है। तो धातु के वर्ग में, धातु के वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है। और अधातु का वर्ग अगर रहेगा, अधातु का वर्ग, अधातु का वर्ग का मतलब आप क्या समझिएगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ये सब जो है से अधातु का वर्ग है। में अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या होगा, बात को ध्यान रखिए। जैसे मान लिया कि वर्ग फर्स्ट ए ले चल रहे हैं, फर्स्ट ए, तो ये धातु का वर्ग है। तो मान लिया कि लिथियम है, इसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, और लास्ट में आपका क्या है, फ्रांसियम है लास्ट में। तो यहाँ जो है से क्या, तो यहाँ जो है से सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक ये आपका क्रियाशील होगा। और इसके बाद यह क्या है, तो इस तरह से ऊपर से नीचे अगर ऐसे जाइएगा तो क्रियाशीलता आपका बढ़ते जाएगा। यह धातु का वर्ग है। चलिए धातु के वर्ग में आते हैं। मान लिया कि 7वां वर्ग में आते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
इस तरह से है। तो यह जो है से क्या सबसे अधिक क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो देखिए अगर धातु का वर्ग है तो धातु का वर्ग है तो वहां पर दूसरा नियम है, अधातु का वर्ग है तो दूसरा नियम है। चलिए अब जो है से तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप सिग्मा समझिएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब वास्तव में ऐसे होता है, तो यह पाई बॉन्ड है या ये सिग्मा आता है। अगर मान लिया कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 को बॉन्ड है, तब ऐसे समझा जाता है इसको कि ऊपर में ऐसे है और नीचे में ऐसे है, आई जो सीधा है, तो 2 पाई बॉन्ड रहेगा और 1 जो है से सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो इस तरह से जो है से आपका है। चलिए अब जो है से 4 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है से इसकी चर्चा जो है से हम कर रहे हैं। तो देखिए विद्युत विच्छेदन, विद्युत विच्छेदन कहिए या अपघटन कहिए, विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन आप कहिए, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस या लिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या आयन बहता है, आयन, ध्यान रखिएगा, आयन बहता है। आपको कहेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या आयन का प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो है से आयन का प्रवाह होता है। अब इसके बाद आइए 5, विद्युत विच्छेदन का नियम कौन दिया था? विद्युत जो है, विद्युत विच्छेदन का नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन दिया था? तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है से आपको कौन दिया था? फैराडे दिया, फैराडे ने दिया। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आइए। विद्युत अपघाट या विद्युत अनपघाट समझिए। विद्युत अपघाट यानी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सबसे पहले विद्युत विच्छेदन जो है से इस क्रिया को आप समझिए कि यदि किसी सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए वह आयन के रूप में टूट जाए तो इस क्रिया को विद्युत विच्छेदन कहता है। देखिए अगर मान लिया कि आवेश, अगर करंट जो है से किसी, अगर आवेश जो है से किसी सॉलिड में बह रहा है, ठोस में बह रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर मान लिया कि चार्ज जो है यानी आवेश जो है से क्या एयर में बह रहा है, एयर में आपको बह रहा है, तो उसको कहा जाता है आपको डिस्चार्ज। विद्युत लिया कि अगर आवेश जो है से अगर कोई लिक्विड में यानी द्रव में बह रहा है तो वह विद्युत विच्छेदन है। तो देखिए विद्युत अपघाट उसको कहा जाता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयन में टूट जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयंस में टूट जाता है, टूट जाता है। जैसे में ही आपको ध्यान रखना है, जैसे सभी अम्ल, जैसे एसिड अम्ल,
क्षार बेस साल्ट का जलीय विलयन, साल्ट माने लवण, अम्ल क्षार लवण सभी क्या है विद्युत अपघट्य होता है। यानी वह जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयन के रूप में टूट जाता है, उसी को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का किसको कहा जाता है, तो जिस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयन के रूप में ब्रेक कर जाता है, आयन के रूप में टूट जाता है, जैसे सभी अम्ल, सभी क्षार और सभी लवण। अब जैसे मान लिया कि कोई कहेगा कि NaCl का जलीय विलयन, तो यह जो है से विद्युत अपघट्य है या विद्युत अनपघट्य है, तो कहिएगा कि विद्युत अपघट्य है। देखिए विद्युत अपघट्य में उदाहरण दे रहे हैं। मान लिया कि कोई कहेगा H2SO4 यह जो है से अम्ल है, तो यह विद्युत अपघट्य है, यह जो है से आपका लवण था। मान लिया कि कोई कह दिया आपको कि MgOH ऐसे कह दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यह भी विद्युत अपघट्य है, यह क्षार है। OH अगर रहेगा तो क्षार समझ जाइएगा। तो इस तरह से जो है से विद्युत अपघट्य आ गया। तो 6 क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद जो है से 7वां क्वेश्चन पर हम लोग जो है से आएंगे। आप वीडियो में जो है से बना हुआ रहिएगा और देखिए आगे। देखिए 7 क्वेश्चन पर आते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अगर किसी सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह आयन के रूप में नहीं टूटे तो उसको कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल आयन में नहीं टूटता, घोल आयंस में नहीं टूटता। जैसे देखिए, जैसे मान लिया कि कोई कहे कि C6H12O6 ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो यह जो है मान लिया कि चीनी कोई कह रहा है, चीनी कह रहा है, तो चीनी 12 H22O11, तो यह सब जो है से आयन के रूप में नहीं टूटता है। आपका यूरिया है, तो यह आयन के रूप में नहीं टूटता है, तो यह सब जो है से नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनपघट्य है, तब विद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि जिस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है, वह जो है विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट में है। जैसे आपका क्या कहे, ये ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, ये चीनी है, यह जो है से ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज कहिए, C6H12O6 से यूरिया है, तो यह जो है से आयन के रूप में नहीं टूटता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। देखिए आगे जो है
रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग। तो देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। रेट ऑफ रिएक्शन आर प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया का वेग जो है से बढ़ जाएगा। फिर जो है से किस पर निर्भर करता है, तो ताप बढ़ने पर जो है से रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है। सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद जो है बंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ द बॉन्ड, यानी अगर बंधन मजबूत है तो रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। अगर बंधन जो है से क्या है, मजबूत नहीं है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो ये सब बात पर निर्भर करता है। फिर आपको क्या उत्प्रेरक, तो ये सब जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो कोई कहेगा कि ताप बढ़ने पर रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग यहाँ लिख देते हैं तब समझ आइएगा। तो देखिए टेम्परेचर वेग प्रोपोर्शनल क्या लिख दिए हैं, टेम्परेचर यानी ताप। अगर ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उत्प्रेरक पर आइए, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है आपका उत्प्रेरक। यह क्या करता है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, जो बढ़ा रहा है, अगर बढ़ाता है तो या क्या करता है, घटाता है। तब बढ़ाता है तो उसको कहा जाता है क्या, उसको प्रोमोटर कहा जाता है। प्रोमोटर यानी वर्धक या प्रवर्धक। और जो घटा रहा है उसको कहा जाता है पॉइजन यानी विष, जहर। तो इस तरह से जो है से आपका है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हेबर विधि से क्या अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया यानी NH3 बनता है, NH3 बनता है। तो देखिए NH3 मान लिया बन रहा है N2 + 3H2। तो देखिए यहाँ पर आपका बन गया क्या, 2NH3। तो 2NH3 बन गया। तो यहाँ तीर पर जो लिखा हुआ रहेगा वह Fe और इसके बाद मोलिब्डेनम छोड़। यह आपका क्या है, एमो। तो यह है आपका मोलिब्डेनम। चूर्ण है। तो यह जो है से क्या करता है आपका, यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो है से क्या, यह प्रवर्धक का काम करता है, प्रवर्धक।
तो देखिए हेबर विधि से जो अमोनिया बनाया जा रहा है, हेबर सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि हेबर विधि से क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है NH3। तो स्थिर पर जो लिखा हुआ है Fe और MO, तो Fe का मतलब है कि लोहा है, MO का मतलब है कि मोलिब्डेनम चूर्ण है। तो मोलिब्डेनम चूर्ण जो है से कौन सी किस चीज की भूमिका अदा करता है, किस चीज की भूमिका निभाता है। तो मोलिब्डेनम चूर्ण जो है से यह प्रमोटर यानी प्रवर्धक की भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब यह रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। अब मान लिया कि हम कहें KCN, तो यह जो है से आपका 20 है, यानी यह प्रतिक्रिया के वेग को क्या करता है, यह जो है से घटाता है। तो इस तरह से जो है से 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बारी आ रही है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। तो देखिए यहाँ पर MnO2 लिखेगा। तो देखिए 2KCl + 3O2। तो देखिए यह जो है से क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो यहाँ MnO2 जो है यह प्रवर्धक है, प्रवर्धक की भूमिका अदा करता है। इस तरह से है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर जो है से हम लोग आते हैं। चलिए अणुसूत्र, अणुसूत्र का मतलब हो गया आपको मोलेकुलर फार्मूला MF, और यहाँ पर लिख दिया मूलानुपाती सूत्र। तो इसको कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला EF। तो देखिए दोनों में जो है से थोड़ा सा जो है से आप समझा जाए, वास्तविक परमाणु की संख्या को सूचित करता है, वास्तविक परमाणु। और यह जो है मूलानुपाती सूत्र जो है, तो मूलानुपाती सूत्र वास्तविक परमाणु की संख्या को सूचित नहीं करता है। यह क्या, सरल, इसको सरल सूत्र भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम सरल सूत्र भी है, सरल सूत्र। सरल परमाणु संख्या को सूचित करता है। जैसे देखिए मेन रूप से जो है से समझना है आपको। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि C2H2 का है, तो यह जो है आपका क्या है, इथाइन है, इथाइन। तो यह जो है इथाइन है, या ओल्ड नेम में कहिएगा तो एसिटिलीन है, जो फल को पकाता है। तो यह जो है से क्या, यह आपका जो है से आपका अणुसूत्र है। और मूलानुपाती सूत्र अगर इसका लिखिएगा या सरल सूत्र लिखिएगा, तो देखिए 2 और 2 दोनों में 2 है, तो 2 आप हटा सकते हैं, 2 कॉमन लेके, तो CH इसका। फिर इसके बाद मान लिया कि है C6H6,
बेंजीन आपका है, बेंजीन है, का मूलानुपाती सूत्र में आपका CH आ जाएगा। मान लिया कि है C6H12O6, 6 कॉमन जा सकता है ना, तो 6 कॉमन निकाल के हटा लीजिए तो CH2O बच जाएगा। तो यह जो है से आपका क्या है, तो यह आपका मूलानुपाती सूत्र है, यानी ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो CH2O। और यह जो है से आपका क्या है, C6H12O6, तो यह है आपका अणुसूत्र। इसके बाद जो है से देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन लाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास ला रहे हैं, जिसको आप समझिए। मोलेकुलर फार्मूला बराबर आपका क्या होता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इस पर पावर जो है से n है, इस तरह से। मोलेकुलर वेट यानी अणुभार है बराबर क्या होगा, n गुने एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट का मतलब क्या है, मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार आपका। फिर एक चीज और याद रखिए कि अणुभार बराबर होता है 2 गुने VD। VD का मतलब है क्या, VD का मतलब आपका है वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, इस तरह से है। अणुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। तो देखिए यह जो है रिलेशन आपको ध्यान रखना है। n बराबर अगर कहेगा तो n बराबर क्या, तो अणुभार बटा मूलानुपाती भार, एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है। चलिए अब जो है से 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी यौगिक का अणुभार बराबर 30 है, मूलानुपाती भार आपका 15 है, मूलानुपाती सूत्र जो है वह आपका क्या है, A2B3 है। तो अणुसूत्र आपको बताना है कि क्या होगा, इस तरह से बताना है। तो देखिए बिल्कुल जो है ऊपर वाले का यूज हम लोग करेंगे। अणुसूत्र बताना है तो सबसे पहले तो n चाहिए। तो देखिए अणुभार बराबर क्या होता है, तो अणुभार बराबर n गुने मूलानुपाती भार। तो अणुभार के जगह पर लिख दीजिए आपका 30 है, तो n गुने मूलानुपाती भार आपका 15 है, तो 15 दूनी 30, n का मान आपका 2 आ गया। अब इसके बाद जो है से मोलेकुलर फार्मूला बराबर क्या होता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इस पर पावर n है। तो एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र आपका दिया हुआ है A2B3 n, तो n का मान अभी निकाल चुके हैं, 2 दे दीजिए, तो ये आपका हो गया A4 B6। तो यह जो है से आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ही हो गया। कभी कभी यही जो है से दूसरा रूप में भी आपका दे सकता है कि वेपर वाष्प घनत्व तो दे दिया। क्या है कि किसी यौगिक का VD
वाष्प घनत्व बराबर 15, ऐसे दे दिया। फिर इसके बाद आपको दे दिया क्या कि मूलानुपाती भार बराबर 15। फिर इसके बाद दे दिया कि मूलानुपाती सूत्र बराबर आपको दे दिया कि A2 और B3। तो अनुसूत्र आपसे जो है से पूछ दिया कि अनुसूत्र आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो n हमको निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या है? तो n बराबर अनुभार बटा मूलानुपाती भार, या अनुभार बराबर n गुने मूलानुपाती भार, कुछ भी कहिए। तो अनुभार दिए हुए नहीं है, तो अनुभार बराबर क्या होता है? 2 गुने VD वेपर डेंसिटी अब बाई मूलानुपाती भार। अब आइए 2 गुने आप वेपर डेंसिटी आपका दिए हुए है 15, मूलानुपाती भार भी दिए हुए है 15, तो 15 कट गया। तो n का मान आपका क्या आ गया? तो n का मान जो है से आपका 2 आ गया। तो अब आइए इम्पीरिकल फार्मूला बराबर मोलिकुलर फार्मूला बराबर इम्पीरिकल फार्मूला इस पर पावर n है। तो यह आपको दिए हुए है कि A2 और B3 इस पर पावर 2 दे दीजिएगा, तो आ जाएगा A4 और B क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन हो गया 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है ये अगला क्वेश्चन लाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है से हम ला रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत बताइए। कार्बन का प्रतिशत बराबर डॉट। तो देखिए मान लिया कि किसी कक्षा में लड़का और लड़की लोग पढ़ रहे हैं और लड़कों का प्रतिशत अगर बताना है तो कैसे हम लोग बताते थे कि लड़का की संख्या गुने 100 बटा टोटल विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों इसमें आ गया। तो अगर इसमें कार्बन का प्रतिशत बताना है तो कार्बन का प्रतिशत बताना है तो कार्बन गुने 100 बटे टोटल। तो प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा बताइए। तो कार्बन गुने 100 अब बटे क्या कुल टोटल। तब बताइए आराम से निकल जाएगा। कार्बन तो देखिए तो कार्बन का आप ले लीजिए परमाणु भार, तो यहाँ क्या लीजिएगा 12। तो 12 गुने 100 अब बटे टोटल। तो टोटल तो CaCO3 का जो है से अनुभार निकालना पड़ेगा। तो CaCO3 का अनुभार निकालिएगा तो क्या होता है Ca का 40 प्लस 12 कार्बन का 12 हो गया प्लस 3 गुने 16 तो ये भी 100 आ जाएगा। तो ये पूरा जो है इसे कट जाएगा तो क्या आ गया 12%। तो CaCO3 में जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कहिए या खड़िया कहिए, तो इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है तो 12%। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है 17 पर हम लोग आएंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आइए।
मोलर आयतन आइए, मोलर वॉल्यूम यानी मोलर आयतन, मोलर आयतन। तो देखिए मोलर आयतन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल का आयतन। मोलर आयतन का मतलब हो गया एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन। तो यह क्या होता है? तो 22.4 लीटर। या क्या कह सकते हैं? 22,400 मिलीलीटर एसटीपी पर, एसटीपी या क्या एनटीपी पर, ऐसे है। तो इसी को जो है मोलर आयतन कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि मोल का मतलब है सबसे पहले अवोगाद्रो संख्या आ जाइए, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या है या अवोगाद्रो संख्या कहिए, अवोगाद्रो। तो अवोगाद्रो संख्या को n से लिखा जाता है। तो n बराबर क्या होता है? 6.023 गुने 10 को पावर 23। माने इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा गया। यही संख्या जो है अवोगाद्रो संख्या आपका है। तो एक मोल बराबर होता है, एक मोल का मतलब क्या? n अणु या परमाणु या आयन तो इस तरह से जो है से एक मोल बराबर। तो n का मतलब आप क्या समझिएगा? तो n का मतलब आप अवोगाद्रो नंबर समझिएगा 6.023 गुने 10 को पावर 23। तो देखिए मोल का मतलब आप समझिएगा अनुभार, अनुभार आप समझिएगा। एक मोल का मतलब है कि उस यौगिक का अनुभार। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि एक मोल CO2, तो इसका मतलब आप समझिएगा क्या कि 12 में क्या 16 इतना ग्राम क्या, इतना ग्राम CO2, ऐसे समझना है आपको। यानी कहने का मतलब है कि 40 ग्राम CO2। तो 1 मोल CO2 अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि 40 ग्राम CO2। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो है से आपका अणु सूत्र न है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अणु सूत्र है तो अणु के रूप में बोलिएगा। आप परमाणु सूत्र रहेगा तो परमाणु के रूप में बोलिएगा। तो इसको आप कहिए कि n अणु कौन चीज? CO2, ऐसा बोलना। तो एक मोल का मतलब है अनुभार। एक मोल का मतलब क्या? अनुभार है। अगर अनुभार है तो अब आपको क्या करना है? तो एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल CO2 का मतलब हो गया आपका 40 ग्राम CO2। तो इसका मतलब हो गया कि कितना अणु? तो अणु बोलेंगे कि परमाणु बोलेंगे। अगर यहाँ पर आपको घबराहट होगा कि यहाँ पर हम अणु बोल दे या परमाणु बोल दे, तो यह जो है से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र है, इसलिए अणु बोलिए।
यही एक परमाणु बोलने के लिए आपको बतला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लिया बोलना, जैसे मान लिया कोई कह रहा है सोडियम, तो सोडियम कह रहा है, तो सोडियम के जो है से आपको याद होगा कि परमाणु संख्या 11 होता है और वह जो है परमाणु भार 23 होता है। तो इसका मतलब कि सोडियम अगर कह रहा है, ऐसे लेते हैं 1 मोल सोडियम, 1 मोल क्या ले रहे हैं सोडियम, तो 1 मोल सोडियम अगर है तो इसको जो है से यह अणुभार है या परमाणु भार है, आप बताइए। यदि अणु सूत्र है या परमाणु सूत्र है, तो यह तो परमाणु है, सिर्फ सोडियम है। तो 1 मोल सोडियम का मतलब आप बोलिएगा N परमाणु, N परमाणु सोडियम। अगर ग्राम में बोलिएगा तो कितना बोलिएगा, तो सोडियम का 23 आपको याद है ना, तो 23 ग्राम सोडियम, ऐसे बोलिएगा। तो देखिए इसको हम स्पष्ट किए कि कहाँ हम अणु बोल देंगे और कहाँ जो है से हम परमाणु बोल देंगे। तो अगर अणु भार रहेगा, अणु सूत्र रहेगा, तो अणु उसमें बोलेंगे, यानी यौगिक अगर रहेगा ना, यौगिक रहेगा तो आप अणु बोलिएगा, अयौगिक न रहेगा, ऐसे ही आपका जो है से परमाणविक सूत्र है तो आपको परमाणु बोलना पड़ेगा। तो जैसे इसको जो है से हम समझाए। चलिए आगे जो है से 19 नंबर देखिए, मोल क्या सूचित करता है। तो देखिए मोल आपको सूचित कर रहा है कि 1 मोल का मतलब, देखिए मोल 1 मोल CO2 हुआ तो 40 ग्राम CO2 यानी मात्रा को सूचित कर रहा है। N अणु CO2 इसका मतलब कि अणुओं की संख्या को सूचित कर रहा है। तो मोल जो है क्या, मात्रा, मात्रा का मतलब कौन सी, द्रव्यमान, द्रव्यमान, या आपको सनहती लिख देगा, सनहती हिंदी में ही सब है। यानी मोल जो है से मात्रा और संख्या, संख्या दोनों को सूचित करता है, दोनों सूचित करता है, सूचित करता है। तो देखिए ये आपका हो गया, ये भी आप समझ गए। अब देखिए 20 नंबर हम बता रहे हैं कि जैसे मान लिया H2SO4 है, तो कहीं पर रिएक्शन में अगर H2SO4 आ गया तो यह जो है से इसका मतलब यह क्या क्या सूचित कर रहा है। तो यह 1 मोल है, क्या है, 1 मोल या एक का क्या कहिएगा, ग्राम अणु। कहिए कि ग्राम अणु क्यों कह रहे हैं, ग्राम परमाणु कहने कह दिए, तो चूंकि यह अणु सूत्र है इसलिए अणु कहना पड़ेगा। 1 मोल कहिए या 1 ग्राम अणु कहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना, तो यही जो है से 1 यहाँ आ गया है, 1 मोल या 1 ग्राम अणु। चलिए दूसरे नंबर पर आइए। इसका मतलब हो गया आपको कि 98 ग्राम H2SO4, इसका अगर अणुभार निकालिएगा तो 98 आ जाएगा आपका। तो यह जो है से इसको सूचित कर रहा है। देखिए तीसरा नंबर जो है से क्या ही सूचित कर रहा है कि N अणु CO2 नहीं, H2SO4। देखिए चौथा ही क्या सूचित कर रहा है, जब 1 मोल है तो 22.4 लीटर CO2 H2SO4, इसको ही सूचित कर रहा है। तो ये सब सारा चीज को यह जो है सो सूचित कर रहा है आपका
तो अगर 1 मोल है तो ये 2 जो दिखा रहा है हाइड्रोजन के साथ जो लगा हुआ है, यह क्या है? तो यह आपका जो है से 2 ग्राम परमाणु है। एक परमाणु ना कहिएगा, 2 ग्राम एटम। 2 ग्राम एटम कौन सी? हाइड्रोजन। अब फिर क्या है? 4 ग्राम एटम बताइए, 4 ग्राम परमाणु, 4 ग्राम एटम ऑक्सीजन है। तो देखिए ग्राम एटम भी जो है, ग्राम एटम भी जो है से आपका मोल ही है। देखिए इसको जो है से मिटा रहे हैं और आपको जो है से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोल मोल जो है से चैप्टर जो है से खूब लड़का लोग पढ़ता है, और इसके बाद ग्राम अणु, ग्राम परमाणु रहे तो इसमें जो है से उससे मिस हो जाता है, तो इसको मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ग्राम अणु बोलना है तो अणु भी बोल दिए वह काम चल गया, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए 4 ग्राम एटम क्या है? 4 ग्राम परमाणु आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर 1 है सल्फर, तो 1 ग्राम परमाणु क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, सल्फर। इस तरह से। तो चलिए ग्राम परमाणु के बारे में जो है, ग्राम परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझिए। किस नंबर पर आइए? ग्राम परमाणु। तो देखिए ग्राम परमाणु भी मोल ही है। ग्राम परमाणु या ग्राम अणु दोनों मोल है। ग्राम परमाणु रहेगा, कोई है कि ग्राम अणु है, ग्राम अणु है, तो ये भी आपका मोल है। ग्राम आयन है, ग्राम आयन है, तो यह भी आपका मोल ही है। तो अगर मान लिया कि 1 ग्राम मोलेकुल माने 1 ग्राम अगर अणु रहेगा तो आप इन अणु कहिएगा, मोलेकुल ये अणु है। 1 ग्राम एटम माने 1 ग्राम परमाणु रहेगा तो इन परमाणु आप कहिएगा। 1 ग्राम आयन अगर रहेगा तो आप एन आयन कहिएगा। यह अंतर आता है। तो इस तरह से जो है से इतना चीज को जो है से हमने बताया। और आगे देखिए जैसे 22 नंबर क्वेश्चन पर आता है। 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु बराबर डॉट डॉट ऐसे पूछ दिया। तो चलिए सबसे पहले जो है H2SO4 के 1 मोल पर आइए। 1 मोल H2SO4 का मतलब क्या हो गया आपका? 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16 बराबर 98 ग्राम, 98 ग्राम आ गया। अगर 1 मोल H2SO4 रहता तो इसका मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 है। तो 98 ग्राम H2SO4 में 4 जो है से क्या है? तो 98 ग्राम, चूंकि 98 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या है? बराबर तो 4 ग्राम जो है ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन पर आइए। 4 ग्राम एटम, 4 ग्राम एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है तो 4 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम का मतलब देखिए हम बताए हैं
1 ग्राम एटम का मतलब एन एटम, तो इसका मतलब कि 4 एन एटम, 4 एन परमाणु ऑक्सीजन। तो अब देखिए, अब आपको समझना है कि चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में 4 एन परमाणु ऑक्सीजन है, तो इसलिए आपको तो 98 ग्राम आपके पास है नहीं, आपके पास तो 49 ग्राम है, माने इसका आधा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आप बता सकते हैं? तो क्या आ जाएगा 4 एन, अब बटे क्या कहिएगा 98 गुने 49, ये काट दीजिएगा, फिर इससे ही कट गया दूंगा। तो इस तरह से आपका आ गया क्या 2n, 2n परमाणु क्या ऑक्सीजन। तो देखिए इसको समझिए कि 49 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन का परमाणु आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु बताना है तो सबसे पहले हम लेकर के चले कि अगर H2SO4 1 मोल रहता तो इसका मतलब 98 ग्राम रहता। तो 98 ग्राम H2SO4 का मतलब हो गया, माने अगर 1 मोल H2SO4 रहता तो 4 जो दिखा रहा है 4 ग्राम परमाणु दिखा रहा है, परमाणु नहीं कहिएगा, ग्राम परमाणु। देखिए 1 मोल अगर है तो 4 ग्राम परमाणु आपको दिखा रहा है ऑक्सीजन। तो 4 ग्राम परमाणु हो गया, तो 4 ग्राम परमाणु, तो 1 ग्राम परमाणु का मतलब एन परमाणु, तो 4 एन परमाणु ऑक्सीजन हो गया। तो चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में 4 एन परमाणु ऑक्सीजन है, इसलिए 1 में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 एन बटे 98, इसलिए 49 ग्राम में कीजिएगा तो गुना 49 इससे गुना हो जाएगा तो 2 एन परमाणु ऑक्सीजन हो गया। अब 2 एन परमाणु ऑक्सीजन हो गया तो 2 गुने एन के जगह पर क्या लिख दीजिएगा तो 6.023 गुने 10 को पावर 23, तो उतना एक्यूरेट आपका निकल जाएगा कि उतना परमाणु क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से आपको संभल करके बनाना है, नहीं तो खूब गलती होगा। और खूब लड़का लोग गलती करता है, खूब क्लास भी किए हुए रहता है। एक बात देखिए तो कोई जो है से उसका स्पष्ट ज्ञान ही नहीं है। तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बना पाइएगा? नहीं बनेगा, गलती हो जाएगा। अब इसके बाद मान लिया कि 23 नंबर हम क्वेश्चन इस तरह से कर दे कि 49 ग्राम H2SO4 का आयतन बताइए। आयतन एसटीपी पर आपको बताएंगे कि इसका आयतन जो है से एसटीपी पर क्या है। तो सबसे पहले 1 मोल पर आप चर्चा करिएगा कि 1 मोल अगर H2SO4 रहेगा तो क्या स्थिति होगी। 1 मोल H2SO4 का मतलब क्या आपको निकाल के यही ना आएगा कि 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम आप समझ रहे हैं ना। अभी जो हम निकाले वही ये वाला जो है 98 ग्राम आ जाएगा। तो इसके बाद 1 मोल अगर रहे तो 1 मोल रहे तो आयतन क्या होता है 22.4 लीटर ने एसटीपी पर। तो अब जो है से चूंकि इसलिए पर आ जाइए यूनिटरी मेथड पर आइए, एकी के नियम पर आइए कि चूंकि 98 ग्राम H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू 3 ठो दे दिए थे इक्विवेलेंट टू, माने ये क्या है ये दर्शाता है आपको कि 22.4 लीटर। तो इसलिए 49, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि इसका ही आधा कर दिए थे, एक रो ही आधा कर दीजिए तो आंसर क्या जाएगा 11.2 लीटर। तो यह जो है से आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब जो है से 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसको आगे
24 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कैल्शियम में ग्राम परमाणु बताना है। ग्राम परमाणु यानी कैल्शियम का ग्राम परमाणु बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है से 1 मोल आप कैल्शियम ले लीजिए। 1 मोल कैल्शियम, तो 1 मोल कैल्शियम का मतलब क्या हो गया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम हो गया। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को ग्राम परमाणु कहा जा रहा है। ग्राम परमाणु इसी को कहा गया, माने मोल को ही जो है से ग्राम परमाणु कहिए, ग्राम अणु कहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इसका मतलब है कि 40 ग्राम कैल्शियम का मतलब क्या आ गया 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम एटम। तो इसलिए आपको दिया हुआ है 10 ना, 10 ग्राम कैल्शियम ले है। तो 1/40 अपने 10 कर दीजिए, तो आपका कट गया। तो 1/, क्या आ गया 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा 0.25। तो इतना ग्राम परमाणु आ गया कैल्शियम का। तो यह आंसर है। मान लिया कि 25 नंबर क्वेश्चन कह दिया जाए कि 98.5 ग्राम NaCl, 98.5 ग्राम NaCl में मोल बताना है आपको, में ग्राम अणु। ग्राम परमाणु या नहीं कह सकते हैं क्योंकि अणु सूत्र है ना NaCl। तो चलिए इसमें जो है से ग्राम परमाणु आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 मोले पर विचार कर लीजिए। तो 1 मोल NaCl का मतलब क्या आपका आ गया, तो इसका 23 होता है अब प्लस 35.5। तो ये आपको आ गया 98.5 इतना ग्राम। तो इतना ग्राम आ गया। तो इसी को मोल कहते हैं। और यही मोल क्या है, मोल आपका है ग्राम अणु है। ग्राम अणु या ग्राम परमाणु कहने के लिए बतलाए थे, तो चूंकि अणु सूत्र है तो ग्राम अणु कहते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 98.5 ग्राम NaCl का मतलब कितना ग्राम अणु। तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु। यह जो है से आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है 25-26 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। (44.8 लीटर है, 44.8 लीटर CO2। तो इसका मतलब है में अणु की संख्या बताना है। अणु बताइए, मोल बताइए, इस तरह से डॉट डॉट। तो चलिए 1 मोल पर आइए। पहले 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 मोल CO2 का मतलब आ गया 22.4 लीटर। 22.4 क्या लीटर CO2। तब 22.4 लीटर CO2 का मतलब क्या आ गया 1 मोल आ गया, या फिर कह सकते हैं कि N अणु आ गया।
ये नानू आ गया। तो चलिए अब इसी पर जो है से आप निकाल सकते हैं कि आपको दिया हुआ है क्या, आपको जो दिया हुआ है उसको जो है से हम लोग बना लेंगे। देखिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको यहाँ बना दे रहे हैं। आपको अणु पूछ रहा है तो चूंकि 22.4 लीटर 22.4 लीटर CO2 बराबर क्या, अणु पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, 1 मोल। तो इसलिए 44.8 लीटर बराबर आ जाइए। CO2 बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए 22.4 के ही दुगना है तो इसका भी दुगना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 मोल। तो यह आपका आंसर आ गया। चलिए अणु बताना है तो चलिए अणु भी बता देते हैं। चूंकि 22.4 लीटर CO2 का मतलब ये नानू, देख लीजिए ये नानू होता है ना, 22.4 लीटर का मतलब ये नानू। इसलिए 44.8 लीटर अगर CO2 रहेगा तो इसका ही दुगना हो गया, तो एक ही दुगना हो जाएगा। नहीं तो फिर चूंकि इसलिए से कीजिएगा ई बटी नहीं ऐसा कीजिएगा तो 2n अणु आ जाएगा CO2 पर। तो देखिए ये भी आ गया। तो इस तरह से जो है से आप देखिएगा कि मान लिया कि यहाँ पर जो है से लीटर का मामला चला रहा था, तो लीटर का चला रहा था तो लीटर से लीटर को भिड़ा दिया। इसके बाद जो है से हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया। तो 26 हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन पर जो है से हम लोग आएंगे। और मान लिया कि जो है ऐसे पूछ दिया कि 12.044 गुने 10 को पावर 23 अणु का आयतन कह दिया, आयतन कह दिया। फिर इसके बाद इसका मोल कह दिया, इस तरह से कुछ कह दिया। तो चलिए बिल्कुल जो है से उसी टाइप से जो है से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। सबसे पहले जो है से ऐसे बनाएंगे। तो आयतन का रहा है तब 22.1 मोल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि 1 मोल का मतलब क्या, 22.4 लीटर का मतलब n अणु, n अणु का मतलब अणु बाहर, मान यौगिक रहता तो अणु बाहर दिए हुए रहता तो वो अणु बाहर। तो इस कंसेप्ट को जो है से नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद जो है से देखिए यहाँ पर कह रहा है तो अणु है, अणु आगे है, आयतन में पूछ रहा है तो देखिए अणु है तो आयतन में पूछ रहा है तो बना लेंगे। चूंकि n अणु बराबर क्या, 22.4 लीटर। इसलिए 12.044 गुने 10 को पावर 23 अणु बराबर तो क्या आ जाएगा, 22.4 बाई n गुने ई वाला 12.044 गुने 10 को पावर 23। तो n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब यही ना होता है 6.022 चाहे 23 कहिए गुने 10 को पावर 23। तो देखिए इसे ही पूरा कट जाएगा क्या बार, 2 बार। तो आपका क्या आ गया, 44.8 लीटर। तो चलिए यह जो है से आंसर आपका आ गया। अब एक मोल पूछ रहा है, यहाँ दिए हुए था इस तरह से,
तो इसका और इसका लेके आ जाइए। चूंकि ये नानो बराबर 1 मोल, तो इसलिए क्या लेके आइएगा 2a नानो। 2a नानो कहाँ से, तो ये 2n है, या आपका 2n के बराबर है। तो इसका ही दुगना हो गया तो इसका भी दुगना हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, तो 2 मोल जो है इसका आंसर है। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक ग्राम हाइड्रोजन का आयतन पूछ रहा है क्या। चलिए ऐसे आते हैं। H2 है, तो यह आपका क्या है, अणुसूत्र है या परमाणु सूत्र है, तो चलिए अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र है तो यह जो है से क्या जाएगा 2 गुने 1 बराबर 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का मतलब क्या आ गया, 1 मोल आपका आ गया, 1 मोल आ गया का मतलब क्या आ गया 22.4 लीटर आ गया। तो चूंकि 2 ग्राम इक्वल टू 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम का पूछ रहा, 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम का आयतन पूछ रहा है। देखिए तो इसका ही आधा हो गया तो 1 आधा हो जाएगा 22.11.2 लीटर। तो यह आपका क्या आ गया, यह आंसर आपका आ गया। चलिए 29 क्वेश्चन लाते हैं। एक एवोग्राम, याद रखिए 1 एवोग्राम, इसी को कहा जाता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब 1.6 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को 1 एवोग्राम या 1 AMU कहा जाता है। AMU जो है, AMU माने परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU। तो देखिए यह जो है सबसे पहले जो है इसमें मानक यानी स्टैंडर्ड किसको माना गया था, तो मानक सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को माना गया था। इसके बाद जो है कार्बन को माना गया, कार्बन 12। तो यही जो है अभी वर्तमान में यही चल रहा है, कार्बन 12 के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित आपको किया जाता है कि किसी तत्व की एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु यानी C12 के 12वें भाग से कितना जो है से भारी है, कितना गुना भारी है, वही आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी किसके सापेक्ष इसको डिफिनीशन दिया जाता है,
तो पहले हाइड्रोजन के सापेक्ष दिया जाता था, तो अभी वर्तमान में जो है से किसके सापेक्ष चल रहा है, तो यह कार्बन 12 के सापेक्ष जो है से आपका चल रहा है। तो इस तरह से जो है तो 30 क्वेश्चन जो है से आपका हो गया। तो आज का वीडियो जो है से इतना पर ही इसको विश्राम देता हूँ, अंत करता हूँ। आप वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखें, काफ़ी मेहनत से जो है से कोई वीडियो हम बना रहे हैं, और इसके बाद सारे जो है क्वेश्चन को जो है से सोल्व कर रहे हैं, उसका तरीका आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन भी जो है से प्रवेश कर जा रहा है समझाने के क्रम में। तो शुरू से अंत तक बनिए, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका पूरा जो है फुल कॉन्सेप्ट बनाइए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है से इधर उधर नहीं हो। और खूब पढ़िए, समय अब बहुत जो है से कम है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है परीक्षा की। तो इसी के साथ जो है तो मैं आज के वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।